हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें कि हम सामान्य भूगोल कर रहे हैं और उसमें भी भारत का भूगोल चल रहा है। गाइज, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जो कि है अपवाह तंत्र, और इसका भी अब पार्ट हम करेंगे 4, जो है अन्य नदियाँ। एक बार चलिए दोस्तों, जो है हम स्टार्ट करने से पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं, क्या है सिलेबस। तो गाइज देखिए, यहाँ से हमने करना स्टार्ट किया है, पहले चैप्टर से हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर चुके हैं दोस्तों। अपवाह तंत्र हमारा गाइस यहाँ पे चल रहा है, जिसमें हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कर चुके हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ भी गाइस हम कर चुके हैं। अन्य नदियाँ आप करेंगे, जो कि कुछ थोड़ा सा बड़ा है गाइस, कुछ 40 क्वेश्चंस हैं, नोट्स हैं, वो हम कर लेंगे। फिर बाकी हम धीरे धीरे करते रहेंगे गाइस। एक बार सिलेबस आप देख लीजिए बस आगे का और क्या क्या है। हालांकि अभी काफ़ी बड़ा सिलेबस है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा सिलेबस ख़त्म। तो गाइस अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है आपका कुछ, हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक। और अगर समझ में आए गाइज, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए गाइज। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब। एक दो वीडियोस देखिए, अगर आपको ठीक लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे और कुछ अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है, कहीं मेरी तरफ से कमी है, तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये सारी बातें करते हैं ख़त्म, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, टाइम बहुत लगेगा, अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट का हो सकती है वीडियो। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अपने चैप्टर को, जो कि आपका क्या, अन्य नदियाँ। तो गाइस यहाँ पे है आपकी अन्य नदियाँ। ठीक है, पार्ट 4 है इसका, अपवाह, जो आप पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र का पार्ट 4। तो देखिए अन्य नदियों में कौन सी नदियाँ आ जाएंगी। देखिए, हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया, आपने ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया, दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ लिया। अब जो बची हुई हैं उसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सतलज नदी। एक बार हम गाइस देख लेते हैं यहाँ पे एक चीज़। चलिए, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है तो थोड़ा सा खुद ही समझेंगे। ठीक है, डायग्राम हम बना देंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ लिखा है सतलज नदी। सतलज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तिब्बत के कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित, क्या ये नाम याद रखिएगा, राकसताल या राक्षसताल, यहाँ से होता है। कहाँ से होता है गाइस, तिब्बत से होता है। ठीक है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील यहाँ से होता है, राकसताल से होता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए क्या है, शिपकीला के पास हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, और ये हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ये भारत में व्यास नदी के जल को और पाकिस्तान में रावी, झेलम और चिनाब के जल को संग्रहित कर क्या है, जो है मिठानकोट यानी कि पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, और इसकी जो लंबाई है गाइज वो है 1500 किलोमीटर। देखिए अब इसने क्या बोला है, अब हम इसे थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। ये है गाइज कुछ आपका कुछ ऐसा ही दिखता है, इंडिया का ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे चले जाते हैं। यहाँ पे है गाइस आपके पास हिमाचल प्रदेश। तो इसने कहा कि यहाँ तिब्बत मानसरोवर झील से ऐसे निकलती है, यहाँ पे सिपकीला आता है, यानी कि एक पास आता है सिपकीला, वहाँ से एंट्री करती है। और ये कह रहा है कि इसने क्या कहा, हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और ये क्या करती है, जब व्यास नदी निकलती है तो ये सतलज में जाके मिल जाती है, और आगे जब ये बढ़ती है, यानी कि जब ये पाकिस्तान में जाती है गाइस, अभी पूरी मैं बिल्कुल अच्छे से तो मैप नहीं बना रही हूँ, लेकिन आप समझिएगा बस इसे। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए व्यास नदी सतलज में आके मिल जाती है, और फिर इसने कहा रावी, चिनाब, झेलम और चिनाब के जल को भी ये क्या करती है, संग्रहित कर लेती है, और मिठानकोट में आके यहाँ से सिंधु रिवर आ रही होगी तो सिंधु में जाके मिल जाती है। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, और उसके बाद सिंधु रिवर तो अरब सागर में गिरी जाती है, और इसकी टोटल लंबाई यहाँ 1500 किलोमीटर दे रखी है। ओके, सोन नदी तो हमने गाइस पढ़ा था, कुछ ऐसा था कि ये गंगा रिवर फ्लो हो रही है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, उसके पास से क्या होता है कि सोन नदी निकलती है, उत्तर की दिशा में जाती है, पटना के समीप, कहाँ, ये गंगा नदी से जाके कहीं मिल जाती है, बिहार पटना के समीप कहीं गंगा नदी से जाके मिल जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार इसमें क्या लिखा है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के कहाँ, शहडोल जिले में अमरकंटक के पास होती है, और जो सोन नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार से प्रवाहित होते हुए, तो वैसे उत्तर प्रदेश में भी होती है,
झारखंड भी जाती है, फिर बिहार में होते हुए क्या होता है, पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। और सोन की प्रमुख अगर सहायक नदियों की बात करें तो गाइस हमने कौन कौन सी देखी थी, रिहंद देखी थी, उत्तरी कोयल देखी थी। ठीक है, ये हम पहले मैप में तो देख चुके हैं। ठीक है, रिहंद और उत्तरी कोयल सोन की क्या है, सहायक नदी। आगे बढ़ते दोस्तों, तो कोसी रिवर भी दोस्तों हमने पढ़ा ही था, मतलब पढ़ा तो नहीं था बट हमने देख ली थी कहाँ है, चलिए आइए देखते हैं। तो कोसी नदी जो है पूर्वी नेपाल के गोसाई थान से निकलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम डायग्राम भी ड्रॉ कर देते हैं, उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया आपका कुछ जम्मू कश्मीर वाला और लद्दाख वाला एरिया, यहाँ से ऐसे, फिर ये हो गया आपका नेपाल। ठीक है, तो हम इतने पे ही रोक देते। तो ये क्या है, नेपाल में एक जगह है गोसाई थान, वहाँ से निकल रही है सोन रिवर। ठीक है, तो कोसी की जो लंबाई है वो है 720। ठीक है, अब इसने लिखा है भागलपुर बिहार के समीप या गंगा में मिल जाती है। अब जैसे नीचे गंगा नदी फ्लो हो रही है, यहाँ पे मान लो बिहार में भागलपुर जगह है कोई। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जाके गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब इसने लिखा है कि कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, इसमें जो है अरुणा प्रमुख है। अब ये क्या है, अब देखिए कहानी इसमें क्या है कि यह नदी क्या है, अपना मार्ग परिवर्तित करने और आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जिस मार्ग पे चलती है वहां से भटक जाती है। ठीक है, और बाढ़ ले आती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं। तो गाइस ये गंगा नदी से कहाँ पे आके मिलती है, ये मिलती है आके भागलपुर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, और बिहार का शोक भी इसको बोलते हैं। किसको, कोसी रिवर कहाँ से निकलती है, नेपाल, पूर्वी नेपाल में एक जगह है क्या, गोसाई थान, वहां से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दामोदर नदी का भी देख लेते हैं गाइस। ये सब हम मैप में वैसे देख चुके हैं। ठीक है, मतलब हम ये देख चुके हैं कि ये नदियां हैं कहाँ पे। ठीक है, चलिए दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। ये नदी भ्रंश घाटी से होकर, 3 नदियां भ्रंश घाटी से हमने पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी नर्मदा, एक पढ़ी थी ताप्ती, और तीसरी हमने यहाँ देख ली दामोदर रिवर। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी का क्या मतलब है, यहाँ बड़ा सा पहाड़ है, यहाँ बड़ा सा पहाड़ है, और बीच में से ऐसे नदी बहती हुई आ रही है। ठीक है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और इसकी सहायक नदी में है बराकर, जमुनिया और बरकी। ठीक है, याद रख लीजिएगा। फिर दामोदर नदी जो है क्या है, रूप नारायण नदी के जल को क्या है, संग्रह करती है। मतलब एक जगह से रूप नारायण आती है और दामोदर में आके मिल जाती है। ठीक है, और कोलकाता के 55 किलोमीटर दक्षिण में क्या हुगली से मिल जाती है। अभी हम सब देखेंगे इस। फिर दामोदर नदी की कुल लंबाई यहाँ लिखी है 592 किलोमीटर लिखी है। एडन नहर जो है वर्ष 1938 में दामोदर नदी से जो है निकाली गई थी, और इसमें लिखा है गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में ये क्या है, जैविक मरुस्थल, यानी कि आपका बायोलॉजिकल डेजर्ट बन गया है। ठीक है, अब मतलब इसने ये कहा कि जैसे से ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, एक तो चली गई इसकी धारा कहाँ पे, बांग्लादेश में, और दूसरी आपकी बन गई हुगली। ठीक है, ये रही हुगली। तो गाइस यहाँ पे अब क्या होता है कि ये यहाँ पे सपोज मान लेते हैं छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, यहाँ से दामोदर नदी निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती हुई जाती है। अब इसकी सहायक नदी है बराकर, जमुनिया और बरकी। अब इसने कहा कि ये जो है क्या है, कहीं पे जाके रूपनारायण नदी को भी अपने में समा लेती है। कोलकाता से 55 किलोमीटर दूर ये कहाँ, हुगली में जाके मिल जाती है, यही बोला इसने। ठीक है, और इसकी लंबाई बता दी। एडन नहर निकलती है इससे। ठीक है, इससे निकलती है एडन नहर, मान लीजिए। ठीक है, तो एडन नहर कब बनाई गई थी, 1938 में बनाई गई थी, दामोदर नदी से निकलती है। ठीक है, अब इसने कहा 2 जगह है, एक जगह का नाम है दुर्गापुर, एक का नाम है गिरिडीह। सपोज ये गिरिडीह है, ये दुर्गापुर है, दोनों के बीच में क्या है, 300 किलोमीटर की जगह है। वहाँ पे ये क्या है, जैविक मरुस्थल है, यानी कि इसके अंदर कोई भी जीव नहीं है, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये तो कहानी अलग हो गई गाइस। ठीक है, तो ये अलग ही कहानी है, मतलब हगरी नदी के बारे में तो कहाँ ही पूछा जाता है, या किसी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन में पूछ लिया होगा, इस वजह से यहाँ पे। तो इसने कहा कि जो हगरी नदी है पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट से निकली। ठीक है, और उसके बाद ये कर्नाटका, ये हो गया मान लो कर्नाटका, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। कर्नाटका आंध्र प्रदेश से होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है, और इसके बाद इसने बोला वेदावती नदी के नाम से भी जानी जाती है, और इसने लिखा वेदा और अवधि नदियाँ क्या है, सह्याद्री से उद्गमित होकर क्या है, पूरा के पास मिलकर क्या है, वेदावती कहलाती है। ठीक है गाइस, मतलब कुछ इसने कहा वेदा एक साइड से आ रही है, अवधि एक साइड से आ रही है, दोनों मिल गई तो वेदावती कहलाई। ठीक है, और ये सह्याद्री के पास से निकलती है, यानी जो पश्चिमी घाट का ऊपर वाला पोर्शन होता है हम उसको बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है,
अब आते हैं झेलम नदी पे। तो गाइस झेलम नदी तो हम जानते हैं ऊपर की साइड है सारा आपका, जम्मू कश्मीर वाली साइड पे या लद्दाख वाली साइड जो ऊपर वाला है पूरा उसमें। तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित क्या वेरीनाग झरने से निकलती है। और ये नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और वूलर झील में मिलती है, ठीक है। और श्रीनगर शहर जो है झेलम नदी के ही किनारे बसा हुआ है। झेलम और रावी क्या है पाकिस्तान में झंग के निकट क्या है चिनाब नदी में मिल जाती है। और झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। तो याद रखिएगा झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, और क्या है जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है, ठीक है। किसे, तो झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है और इसे क्या है पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। अब हमें इसमें क्या क्या याद रखना है झेलम नदी के बारे में। देखिए पीर पंजाल पर्वत पर स्थित है एक झरना जिसका नाम है वेरीनाग, यहाँ से निकलती है वूलर झील तक आती है और इसने कहा में मिल जाती है, वूलर झील में आके मिल जाती है। और गाइस श्रीनगर जो शहर है ना वो इसी के तट पर है, मतलब इसी के पास है। अब जो आपके झेलम और रावी क्या होता है कि आगे जाकर क्या होती है पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी से मिल जाती है। और झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा जिसे पाकिस्तान में नीलम कहते हैं। अब लिखा है लूनी नदी, ठीक है। अब ये अजमेर कहाँ है गाइस, अजमेर है आपका राजस्थान में। तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। मतलब अगर हम राजस्थान की बात करें, ये आपने कुछ राजस्थान बना दिया है, तो गाइस यहाँ पे सपोज की है आपकी क्या है अरावली है, यहाँ से निकलती है ये लूनी नदी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है, इसकी जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के बाद ये क्या होता है कच्छ के रंग, यानी कि गाइस ये कहाँ पे है, ये आपका है गुजरात में। तो ये क्या है गुजरात के मतलब कच्छ के रंग के दलदलीय क्षेत्र, ये क्या है दलदल है गाइस। तो यहाँ पे जाती है और विलुप्त हो जाती है, विलुप्त होना मतलब कि गायब हो जाती है, ठीक है। और इसका जो संपर्क है समुद्र से नहीं हो पाता, मतलब ये समुद्र में नहीं गिरती है, उससे पहले ही कहीं पे जाके यानी कि कच्छ के रंग में जाके गायब हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे शोक रिवर की, शोक नदी। तो गाइस आई होप आप लोग को समझ में आया हो, कुछ नहीं आया हो समझ में, डाउट हो तो प्लीज़ उसे आप कमेंट में लिख के जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब शोक रिवर को क्या है काराकोरम क्षेत्र में क्या है मृत्यु की नदी कहते हैं। अब ये काराकोरम क्षेत्र का है गाइस, आइए चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला मैप, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो गाइस ये बहुत अच्छा तो नहीं बनता है, लेकिन हाँ काम चलाओ ठीक है बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपकी एक पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, उसके नीचे आती है लद्दाख, उसके नीचे आता है जास्कर, उसके नीचे आता है पीर पंजाल जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये है आपका पहला वाला काराकोरम। अब जो है इसने का शोक नदी जो है काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी है, यानी कि रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जानी जाती है। और ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। तो यानी कि व्यापार होता था कहाँ से कहाँ तक, मध्य एशिया से लद्दाख के मध्य जो व्यापार होता था गाइस वो शोक नदी से होते हुए होता था। तो गाइस नेक्स्ट हमारी है यहाँ पे है जास्कर रिवर, ठीक है। देखिए अभी हमने जो मैप बनाया था ऊपर, तो उसमें जो सबसे ऊपर था काराकोरम श्रेणी आती है, देन लद्दाख आती है, देन जास्कर श्रेणी आती है, उसके बाद आपकी पीर पंजाल होती है। जम्मू कश्मीर के मैप और लद्दाख की बात हो रही है गाइस यहाँ पे। तो जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो है वो है जास्कर श्रेणी आती है। तो इसने कहा जास्कर नदी जो है आपकी जास्कर श्रेणी से गहरे गाज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टाने हैं चट्टानी भागों से होती हुई बहती है, ठीक है। ये पहले उत्तर, तो जास्कर सपोज ये जास्कर श्रेणी है, यहाँ से निकलती है पहले उत्तर में फिर पूर्व की ओर बहती है। और एक जगह है जिसका नाम है नेमू, नेमू के पास क्या है ऐसे करके सिंधु निर्भर जा रही है, तो ये सिंधु में जाके मिल जाती है, ठीक है। देखिए सिंधु में जाके मिल जाती है और इसकी जो है उत्पत्ति कहाँ, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख की सीमा पर क्या है सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। यानी कि कहाँ से होती है, देखिए गाइस यहाँ से होती है, इसकी सीमा पर एक जगह है वहाँ से होती है। और जास्कर नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो वो है 150 किलोमीटर। चलिए स्पीति की बात करते हैं। तो गाइस स्पीति देखिए एक सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि ये सतलज जा रही है, ये स्पीति जा रही है और सतलज में जाके मिल जाएगी, और ये कहानी चल रही है हिमाचल प्रदेश में। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्पीति नदी लगभग जो है 4551 मीटर ऊंचे कौन सी जगह है यहाँ पे कुंजुम दर्रा है, ठीक है।
कुंजुम दर्रे से निकलती है, तो ये याद रख लीजिएगा, स्पीति नदी कुंजुम दर्रे से निकलती है एक। अब इसने कहा 60 मील बहने के पश्चात क्या होता है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है किन्नौर, वहाँ पे जाके ये जो है एक गांव है, चलिए इस गांव का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किन्नौर जिले में जाती है और सतलज नदी से जाके मिल जाती है। चलिए काली नदी की बात करते हैं गाइस यहाँ पे। तो काली नदी आप दक्षिण में पहुँच जाइए, कर्नाटका में। तो गाइस जो काली नदी है वो पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिला के, यानी कि कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका के एक गांव है जिसका नाम है डिग्गी गांव से उद्गमित होती है, यानी कि निकलती है, चाप का आकार बनाती है और क्या है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। देखिए उद्गमी होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर जो है ये हो गई, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, अरब सागर में मिल जाती है। इसकी लंबाई इसने लिख दी 184 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, संकोच नदी। गई संकोच नदी की अगर बात करें तो देखिए भूटान, तो ये भूटान से उद्गमित होती है। तो एक बार हम भूटान बनाते हैं, ये हो गया आपका सिक्किम, तो गई यहाँ पे ऐसे करके है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश है गई, यहाँ पे है आपका असम, ठीक है। तो ये भूटान से कहीं से निकल रही है, ठीक है। भूटान से निकलने के बाद क्या होता है गई, यहाँ पे है आपका पूरा वेस्ट बंगाल वाला एरिया। तो भूटान के बाद असम और वेस्ट बंगाल की सीमा पर बहती है। उसके बाद क्या है आपका, ये असम और ये है बांग्लादेश। तो असम बांग्लादेश के पास कहीं पे जाके ये यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, उसमें मिल जाती है। संकोच नदी जो है उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर क्या है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम और बांग्लादेश की सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। फिर लिखा है माही नदी। तो गाइस हम पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश राजस्थान में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से निकलती है माही नदी, राजस्थान में घुसती है, बांसवाड़ा जिला में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद क्या है, नदी नरबली तक बहने के पश्चात क्या होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में की ओर जाती है, गुजरात में घुस जाती है। गुजरात में कहाँ पहुँचती है, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। मतलब ये कुछ ऐसा है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है गाइस, यहाँ पे ऐसा कुछ। तो ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है। यहाँ से निकलती है राजस्थान, उसके बाद गुजरात और खंबात की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। ओके आगे बढ़ते दोस्तों। अब है मीठी नदी। तो गाइस ये कहानी है मुंबई के आसपास की। तो इसने कहा मीठी नदी जो है मुंबई स्थित क्या है, विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है, ठीक है। कहाँ से, विहार झील। 2 किलोमीटर बहने के बाद ये कहाँ किस में जाती है, पोवई झील, वहाँ से भी आगे बढ़ जाती है। 18 किलोमीटर बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। बस क्या, माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो यानी कि ये निकली, फिर एक झील आएगी क्या नाम है, विहार झील। फिर थोड़ा 2 किलोमीटर और आगे चलेगी तो आ जाएगी आपकी पोवई झील। पोवई झील से मतलब टोटल जो है 18 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या है, माही की खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती है। फिर लिखा है तेल नदी। तो ये है महानदी जो आपने देखा ना दोस्तों, तो ये उसी की क्या है, सहायक नदी है। बस इतना ही है। फिर लिखा है कपली या कोपिली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बस इतना ही है गाइस। फिर लिखा है कामरूप नगर, इसी नदी पर अवस्थित है। कामरूप कोपिली नदी के पास, मतलब उसी के तट पर अवस्थित है। अब गाइस यहाँ पे लिखा है नदी उद्गम, यानी कि कहाँ से निकलती है, और संगम यानी कहाँ चली जाती है, कहाँ तक जाती है। तो देखिएगा सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। झेलम नदी की बात करें तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झरने से निकलती है और ये चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। झेलम जो है चिनाब में आगे पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। अब अगर हम चिनाब रिवर की बात करें तो ये देखिए हिमाचल प्रदेश से निकलती है, बारालाचाला दर्रा है वहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये क्या है, पाकिस्तान में सतलज से जाके मिल जाती है चिनाब, ठीक है। तो और चिनाब में कौन सी आके मिलती है, झेलम चिनाब में आके मिलती है गाइस झेलम, और जो सॉरी ऊपर से आती है झेलम। तो जैसे सपोज ये चिनाब रिवर है, यहाँ से आती है, इसमें मिल जाती है झेलम, और जो चिनाब रिवर है ना गाइस वो सतलज रिवर में मिलती है, सतलज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं रावी रिवर। तो ये हिमाचल प्रदेश में क्या है, रोहतांग दर्रा है वहाँ से निकलती है और चिनाब रिवर में मिलती है जाके पाकिस्तान में। मतलब ये अगर रावी रिवर है ये जाके आपकी चिनाब में मिलती है, राइट। तो झेलम भी चिनाब में मिलती है, आपकी व्यास भी जाके चिनाब में मिलती है। यहाँ पे देखिए ये झेलम आपकी चिनाब में मिलती है, व्यास भी आपकी चिनाब में मिलती है। चिनाब जाके आगे जाके पाकिस्तान में ही सतलज से मिलती है और यहाँ से सिंधु रिवर आती है, और जो सतलज रिवर है ना वो आपकी सिंधु रिवर में मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो। तो
अब व्यास भी देखिए, व्यास की कहानी ये है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में एक है जगह है व्यास कुंड, वहां से निकलती है और ये सतलज में आके मिलती है। लेकिन देखिए बाकी जो मिल रही थी ना गाइस, वो सारी जाके पाकिस्तान में मिल रही थी, लेकिन जो व्यास रिवर है वो इंडिया में ही, यानी कि भारत में ही जो है जाके सतलज से मिल जाती है, ये पाकिस्तान पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, अब सतलज को की बात करते हैं तो ये आप पहुंच जाइए भारत के बाहर, यानी कि तिब्बत में एक जगह है राकस ताल, वहां से निकलती है और ये सिंधु नदी में मिलती है मिठानकोट पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर यहाँ लिखा है लूनी रिवर, तो हमें पता है ये अरावली श्रेणी जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में गाइस, यहाँ से निकलती है। और कच्छ का रण जो कि कहाँ पे मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा, वहीं पे जाके गायब हो जाती है गाइस, उसके आगे ये समुद्र में जाके नहीं मिलती है कहीं भी किसी भी नदी के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें माही रिवर, ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात के नीचे जब आप देखते हैं वो खंबात की खाड़ी है गाइस, तो वो वहाँ पे जाके गिर जाती है माही रिवर। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ओके अभी और भी है, तो इसमें लिखा है सहायक नदियाँ, नदी और उसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो जो सिंधु रिवर है उसकी जो सहायक नदी 5 तो हम जानते हैं कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। उसके बाद जास्कर अभी हमने देखा, श्योक भी हमने देख लिया, नुब्रा है, गिलगिट है, हुंजा है, काबुल है, ये सारी हो गई। फिर झेलम की जो सहायक नदी है हमने क्या बोला था, किशन गंगा है, याद रखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है। सतलज की सहायक नदी अभी हमने देखा था हिमाचल प्रदेश में स्पीति है, तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं, 20 मिनट की वीडियो हो गई है, 20 मिनट में और ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। लिखा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो कौन काटती है गाइस, यहाँ पे लिखा है सतलज। आइए देखते हैं, तो इसने लिखा है कि सतलज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतलज नदी हिमालय की जो है श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अब लिखा है दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है, तो गाइस यहाँ लिखा ए और सी, यानी कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, दूध गंगा अवस्थित है किसमें, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है दूध गंगा नामक नदियाँ जो है जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी जो है प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ए और सी दोनों सही है, परंतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको बताया है ए। चलिए, तो नाम एक ही नदी, जैसे आपकी जो काली रिवर आपको उत्तराखंड में भी मिलेगी और अभी हमने नीचे भी देखी कर्नाटका में। ठीक है, तो कहीं ऐसे ही होगा। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसमें लिखा है गंगा बिल्कुल गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी गिरती है, गोदावरी भी गिरती है, तो गई और महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है, लूनी नहीं गिरती गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली आपकी जो है लास्ट वाली ना, ये आपकी अरब सागर में गिरती है, बाकी सब गिरती हैं, तो ए और बी तो गिरती है, तो ए और बी गिरती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वही लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कैसे इसका आंसर है तेल किसकी सहायक नदी है, महानदी की। बाकी कृष्णा की कौन सी है, भीमा है, डॉन है, तुंगभद्रा है, ये सारी आपकी कृष्णा की है। बाकी तेल जो है महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि कृष्णा की अन्य सारी सहायक नदी का देखिए, कृष्णा की एक है कोयना, फिर है यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा और तुंगभद्रा, ये सारी हैं। और तेल जो है आपकी महानदी की सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है हगरी सहायक नदी है, तो गैस हगरी किसके है, तुंगभद्रा की सहायक नदी, अभी हमने नोट्स में पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या आपकी कर्नाटका आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होती है, तुंगभद्रा में जाके मिल जाती है। कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन सी, हगरी नदी की बात कर रहे हैं हम। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है, यानी कि सोन नदी कहाँ, अमरकंटक से निकलती है आपकी, कहाँ से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। तो गैस यही इसका आंसर है, शहडोल जिला है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे अमरकंटक से ये निकलती है सोन नदी, उत्तर की तरफ जाती है और गंगा पटना के पास जो है, पटना के समीप जो है गंगा नदी से जाके मिल जाती है। अब लिखा है निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है किशन गंगा आपकी वेनगंगा है, गंगा है, पेनगंगा है। ओके, तो इसमें लिखा है उत्तर से दक्षिण दिशा में, नहीं सॉरी, ऊपर से नीचे के आधार पर बताना है कि सबसे ऊपर कौन सी है, उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे कौन सी है। तो गाइस सबसे ऊपर तो देखिए आपकी गंगा तो नीचे है, फिलहाल किशन गंगा आपकी ऊपर है। ठीक है, तो गाइस इसका जो आंसर है वो है आपका, देखिए सबसे ऊपर जो है झेलम की सहायक नदी है, यानी कि किशन गंगा है। ठीक है, यानी कि 1 है, सबसे ऊपर है 1। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी गंगा रिवर आती है, जो कि है नंबर 2, क्योंकि वेनगंगा और पेनगंगा जो है बिल्कुल ही नीचे दक्षिण में आती है गाइस। तो उसके बाद जो हमारी आती है आपकी वेनगंगा आती है 3rd नंबर पे, और 4th नंबर पे आपकी आती है पेनगंगा। ठीक है, तो अगर आपको 1 और 2 भी पता है तो मे बी आप आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि 2 बार है। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसमें लिखा है केवल व्यास, चेनाब, ओके, केवल व्यास, रावी, केवल चिनाब, रावी, सतलज। ओके, फिर इसमें लिखा है कि व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। देखिए गाइस, तो हिमाचल प्रदेश से आपकी थोड़ी सी जो है
यमुना भी निकलती है थोड़ी सी, ठीक है, मतलब बहुत कम जगह से मतलब होती हुई यमुना बहती है, ठीक है। ब्यास तो बिल्कुल है और सतलज भी है गई, और उसके बाद चिनाब और रावी भी है, मतलब इसका आंसर डी है दोस्तों। चलिए इसका आंसर डी है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, इस यहाँ पे क्या लिखा है, नदियाँ लिखी हुई हैं, ठीक है। नेपाल से नदियाँ बह रही हैं और यहाँ पे आपको बताना है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए गैस, इसको अगर आपने सही से पढ़ा होगा, अगर आपने मैप देखा होगा, अधिकतर इसमें कौन सी है, गंगा की सहायक नदियाँ होंगी, नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम कैसे बता सकते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें है गंडक, गंगा, गोमती और घाघरा, ठीक है। तो इसमें ओके, तो दोस्तों जो देखिए सेकंड नंबर वाली है, देखिए यहाँ पे ये वाली जो रिवर है ना, वो आपकी गंगा है, क्योंकि बाकी सारी नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं, ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी है कौन कौन सी, 3, 4, 1, ये तीनों है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे है गंगा, तो ठीक है। अब ये जो पहले नंबर पे है सबसे इधर है कोसी, कोसी कौन सी है, बिहार का शोक, ये है आपकी कोसी। और आपका जो थर्ड नंबर पे है ये आपकी है गोमती, और ये वाली है गाइज आपकी गंडक, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो गाइज थोड़ा सा मैप जो है एटलस को सही से आप देखेंगे ना, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। अब इसमें लिखा है, देखिए दोआब, दोआब क्या होता है गाइज, जब दो नदियाँ प्रवाहित हो रही होती है ना, तो इसके जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं दोआब। तो देखिए इसमें आपको मैच कराना है कि कौन सा दोआब किस किस नदी के बीच का है। तो देखिए यहाँ लिखा है बिस्ट, देखिए यहाँ लिखा है बिस्ट, मान लीजिए ये लिखा है, तो यहाँ इसको समझ लीजिए जो गंगा की नहीं सॉरी सिंधु की जो 5 नदियाँ हैं ना, सहायक नदियाँ जो सिंधु में आके मिलती हैं, हम कहानी उसी की चलेगी सारी। कौन कौन सी है दोस्तों, हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए एक हो गई आपकी झेलम होती है, फिर आपकी झेलम है, चेनाब है, व्यास है, सतलज है, और एक कौन सी है, रावी है, यही तो होती है गाइस। तो झेलम है, रावी है, चेनाब है, और एक कौन सी है गाइस, एक है आपके पास व्यास है, और एक आपके पास सतलज है। तो यहीं से आपकी सारा निकलेगा, ठीक है। अच्छा व्यास नहीं होता, ब्यास होता है, बी लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है गाइस बिस्ट, यानी कि बिस्ट ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो यानी कि एक तो हो गई ब्यास और एक हो गई एस से सतलज, तो ब्यास और सतलज, तो इसका आंसर हो गया ये वाला, यानी कि ब्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि गाइस टी से तो कुछ है ही नहीं कि आप अलग से इन सारे में टी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिस्ट में है आपका ब्यास और सतलज, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें लिखा है बारी, तो बी और आर आ रही है। तो देखिए एक हो गई आपकी ब्यास और एक हो गई आपकी रावी। तो आपके देखिए कहाँ पे लिखा है, रावी एंड ब्यास, तो इसका आंसर हो गया ये वाला। अब है इसमें लिखा है रचना, तो रचना, ठीक है, रचना एन भी नहीं है तो रचना है, ठीक है। रचना से आर से हो गया आपका रावी हो जाएगा, और सी से हो जाएगा चिनाब। तो वैसे यहाँ पे देखिए रावी और चिनाब हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिखा है चाज, तो चिनाब और झ से झेलम, चिनाब और झेलम। तो वैसे आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, यही इसका आंसर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, वही आंसर है, कुछ नया नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, बहुत सिंपल है। दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको बोलते हैं दोआब। चलिए तो यहाँ पे लिखा है कि निम्न शहरों में से किसे जो है दामोदर नदी से निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया। तो गाइस हमने कौन सी पढ़ी थी, एडन नहर को। कब निकाला गया था, 1938 में निकाला गया था। 65 किलोमीटर लंबी है और ये लगभग जो है 10,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए उपलब्ध है, ठीक है। फिर लिखा है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह, तो वो जैसे दामोदर रिवर जब आती है ना, छोटा नागपुर, देखिएगा इस यहाँ पे ये गंगा रिवर जा रही है, आगे जाके ये पद्मा बन जाती है, यानी कि जब बांग्लादेश में चली जाती है। और यहीं से क्या होता है, इसकी एक धारा जो है आपकी हुगली निकलती है, वो वेस्ट बंगाल में रहती है, यानी कि पश्चिम बंगाल में रहती है, और उसके बाद जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। यहाँ है आपका छोटा नागपुर पठार, यहाँ से निकलती है दामोदर और हुगली में जाके मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी हुई, तो गाइस ये हुई हुगली की सहायक नदी। चलिए इसकी कहानी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वही लिखा है दामोदर नदी निकलती है, ओके, छोटा नागपुर के पठार से, जैसे कि अभी हमने कहा। फिर लिखा है राजरप्पा कि नदियों के संगम पर अवस्थित है, राजरप्पा, ठीक है। तो कैसे झारखंड का क्वेश्चन है, आइए देखिए इसकी, देखिए अब ये झारखंड का क्वेश्चन है, तो ये जगह भी राजरप्पा झारखंड में ही कहीं होगी। तो देखिए कहाँ है, रांची कहाँ है, झारखंड में। तो रांची से 80 किलोमीटर दूर जो है रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित राजरप्पा एक क्या है, शक्तिपीठ है। और राजरप्पा दामोदर और भैरवी या फिर भैरा नदियों के संगम पर जो है अवस्थित है। और यहाँ क्या है स्थित, छिन्नमस्तिका मंदिर एक क्या है, बहुत प्रसिद्ध और हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख जो है स्थान है। और ये मंदिर बहुत पुराना है और इसका जो है वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक
महत्व के अन्य मंत्रों के समान है। गाइस अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप झारखंड पीसीएस के नहीं है तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को लेके। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नांकित यानी डाउन वार्पिंग के कारण क्या है विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली है। तो गाइस देखिए पूर्व की ओर कैसे मतलब यहाँ पे तो हमने कहा 3 जो नदियाँ हैं वो आपकी भ्रंश घाटी में बह रही हैं। एक आपकी है आपकी नर्मदा इधर बहती है, ताप्ती इधर बहती है, दामोदर आपकी इधर बहती है। ठीक है, तो देखिए पूर्व की ओर तो ये वाली बह रही है यानी कि दामोदर रिवर बह रही है यानी कि दामोदर रिवर। चलिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है निम्नावलन। ओके, निम्नावलन के कारण क्या है विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली के जो है निर्माण का जो है संबंध किससे है दामोदर घाटी से। ये पूर्व की ओर बह रही है गाइस। अगर पश्चिम की ओर बहने वाली बोला जाता तो नर्मदा और ताप्ती का नाम आप बोल सकते थे। ठीक है, अब लिखा है निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक जो है प्रदूषित है। अब तो गाइस फिलहाल तो देखा जाए तो बहुत सारी नदियाँ प्रदूषित हैं, अब सारी ही ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसमें है फिलहाल सी। ये 2013 का है गाइस, उस वक्त में भी कुछ नया रहा होगा, उस वक्त करंट में भी रहा होगा, बात हुई होगी। ठीक है, तो उस वक्त जो है 2013 की बात हो रही है, दामोदर इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लिखा है निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले खारे जल का प्रवाह मिलता है। ओके, तो इसने कहा कोई एक नदी प्रवाहित हो रही है, उसके ऊपरी साइड में है मीठा जल और इसके निचले साइड में मिलेगा खारा जल। तो वो कौन सी नदी है? वो है आपकी लूनी रिवर। ठीक है, अब लूनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे है। तो इसमें लिखा है राजस्थान की है और क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएस प्री 2019 का है, काफ़ी अभी का ही है। ठीक है, तो लिखा है कि राजस्थान की लूनी नदी का उद्गम कहाँ से? अरावली श्रृंखला से है। ठीक है, और ये क्या है नागा पहाड़ी से होता है, में स्थित एक पहाड़ी है जिसका नाम है नागा पहाड़ी, वहाँ से लूनी रिवर निकलती है और प्रारंभ में इसे क्या है सागरमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले लूनी रिवर को बोला जाता है सागरमती। अब यहाँ पे तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी जो सहायक नदी है, क्या नाम है उसका? सरस्वती। सरस्वती के इसमें मिलने के बाद ये लूनी नदी बन जाती है। मतलब इसने क्या कहा, अरावली के पास एक नागा पहाड़ी है, वहाँ से निकल रही है, उसको बोला गया है, तब उसको बोला जाता है सागरमती। ठीक है, आगे यहाँ पे आगे पड़ गई यहाँ पे पड़ गई पुष्कर झील से एक और नदी निकलती है, वो उसकी सहायक नदी है और जैसी वो इससे आके मिल जाती है यानी कि सरस्वती नदी है। ये सरस्वती नदी है लूनर झील से पुष्कर झील से निकल रही है और ये क्या है आपकी इसमें मिलती है आके। ठीक है, और इसके बाद इसका नाम क्या हो गया? लूनी। अपने प्रवाह मार्ग है उसके ऊपरी भाग में लगभग जो है 100 किलोमीटर तक इसका जो पानी है। अच्छा गाइस, ये बोला है इसने कि जो जैसे ये प्रवाहित हो रही है तो ऊपर 100 किलोमीटर तक ये जो है जो इसका जल है वो क्या है? मीठा है। ठीक है, और परंतु जो है बारमेड़ से बलोत्रा में पहुंच करके है इसका जो जल हो जाता है वो लवणीय हो जाता है यानी कि खारा हो जाता है। नीचे जैसे जाता है उसका जो जल है वो लवणीय यानी कि खारा हो जाता है, जो कि यहाँ इसके प्रवाह मार्ग में क्या है लवण समृद्ध होने के कारण होता है। मतलब जो जिस मार्ग से वो होकर जाती है वहाँ पे लवणता ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो मीठा जल है आगे जाके लवणीय हो जाता है। ये नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है, मतलब कुछ ऐसे बहती हुई कच्छ के रन में जो है विलीन हो जाती है। यानी कि जो गुजरात में आपका कच्छ का रन है ना गाइस, आप जब ऐसे गुजरात का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कच्छ का रन मिलेगा, यहाँ पे जाके विलीन हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार ये जो है भूमि बधित नदी है, मतलब ये सागर में नहीं गिरती है, ये गायब हो जाती है, लुप्त हो जाती है कच्छ के रन में। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, फिर जल के खारेपन के कारण ही इसका जो है इसका लूनी नाम पड़ा है। लूनी नाम मतलब क्या होता है? स्थानीय लूनी। ठीक है, और ये नाम जो है संस्कृत शब्द लवणावती यानी कि सॉल्ट रिवर से व्युत्पन्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वैसे यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, यानी कि भूमि के ही अंदर ही गायब हो जाती है, आगे सागर तक नहीं पहुँचती। तो लूनी रिवर तो है ही गाइस। लिखा है लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो इसमें लिखा है डी, ये कच्छ के रन में जो है दलदलीय भूमि में जाके क्या है लुप्त हो जाती है यानी कि गायब हो जाती है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गाइस यहाँ लिखा अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। मतलब अंतःस्थलीय का क्या मतलब हुआ? देखिए गाइस, यहाँ पे लिखा है घग्गर नदी। ठीक है, यहाँ पे लिखा उपरोक्त विकल्पों में अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण क्या है? घग्गर है। बाकी माही, नर्मदा और कृष्णा। ठीक है, ये जाके आपकी कहाँ गिर जाती हैं? समुद्र में गिर जाती हैं। घग्गर नदी गाइस समुद्र में तो नहीं गिरती है, ये क्या है गंगा में जाके मिलती है। ठीक है, अब लिखा है निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है।
तो गाइस सबसे अधिक जो है नदी पथ परिवर्तन यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाना, मतलब अपने मार्ग से चलते चलते सपोज कि एक नदी आ रही है जिसका मार्ग ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से यूं 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 ऐसे करके अपना मार्ग ही चेंज करते हुए चलती है। तो गाइस वो है कोसी रिवर, और कोसी रिवर को ही क्या बोला गया है, बिहार का शोक बोला गया है। ये आगे जाके वैसे तो गंगा में मिल जाती है, और ये क्या है, अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जिसकी वजह से बाढ़ आती है, और इसे बिहार का क्या बोला गया है, शोक बोला गया है। इसमें लगा कोसी अपनी भयंकर बाढ़ और बार बार मार्ग परिवर्तन के कारण क्या है, विशेष रूप से जानी जाती है, और ये कहा जाता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी में सर्वाधिक बार जो है प्रवाह मार्ग को बदलती है ये अपने, ठीक है। अब यहाँ लिखा है गाइस आर, आर का मतलब होता है यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो है रिपीट। रिपीट का मतलब हो गया कि गाइस ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, इसको करने का काम है आपका, होमवर्क है। अब लिखा है इसमें खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है कौन से, ये बंगाल की खाड़ी। चलिए, खारी नदी चंबल की सहायक नदी है, ओके। तो चंबल यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल। यमुना गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार सभी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र का अंग है, ओके। तो खारी नदी, इसने क्या बोला, इसने कहानी क्या सुनाई, इसने कहा खारी जाके आपकी चंबल में मिलती है, चंबल जाके आपकी यमुना में मिलती है, यमुना जाके गंगा में मिलती है, और गंगा जाके कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कहानी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत जो है हिमनदों से में नहीं है, हिमनद यानी कि ग्लेशियर से नहीं आती है। तो इसमें लिखा है कि यमुना, कोसी है, इसमें है मंदाकिनी है, और अलकनंदा है। तो गाइस देखिए, जो कोसी रिवर है वो आपकी हिमनदों में इसका जो है आपका स्रोत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं ये हिमनद यानी कि ग्लेशियर। तो कोसी नदी का जो स्रोत है वो हिमनद यानी कि ग्लेशियर नहीं है, ये पूर्वी नेपाल में कहाँ से, गोसाईथान से निकलती है, और बाकी जो है वो आपका ग्लेशियर से निकलती है। अब लिखा है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो वैसे इसमें लिखा है गंडक रिवर। आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है गाइस, ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, ये रिपीट हो रहा है गाइस, आर देख लीजिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आई थिंक कोसी रिवर के बारे में है। कोसी रिवर को इसने क्या बोला, बिहार का शोक बोला, और इसने कहा कि 2008 में बिहार में कोसी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया और बाढ़ रूपी जो है आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई। 2008 का क्वेश्चन है गाइस, हालांकि ये बहुत बार हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। तो श्योक, स्पीति, जास्कर और सतलज, ठीक है। तो गाइस देखिए, सबसे ऊपर है आपकी श्योक रिवर, उसके बाद आएगी जास्कर रिवर, और उसके बाद आपकी आती है गाइस, उसके बाद है स्पीति, और स्पीति के बाद आती है आपकी सतलज रिवर। आगे लिखा है, देखिए इसमें लिखा है संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो ऐसे झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिया मयूराक्षी नदी। अब देखते हैं, संथाल परगना में दुमका का हिजला नामक स्थान पर क्या है, जनजातीय मेला लगाया जाता है, और हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे लिखा है, दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और राज्य और नदियों के नाम बताइए। तो इसने कहा दो नदियों को जोड़ा गया है, नहरों से जोड़ दिया गया होगा गाइस दो नदियों को। आपको वो दो नदियां और किस राज्य की बात है वो आपको बताना है। तो गाइस यहाँ पे जो कहानी चल रही है वो है आपकी, देखिए देखिए इन्होंने किस किस को जोड़ा। देखिए गाइस यहाँ पे आ जाइए, इसमें लिखा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना पर जो है मध्य प्रदेश के तत्कालीन क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कब का। ये 2006 का क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, 15-16 साल पुराना क्वेश्चन है। तो ये तब की बात होगी। तो केन बेतवा लिंक परियोजना पर क्या है, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल गौर थे। उत्तर प्रदेश के कौन थे गाइस, मुलायम सिंह यादव थे। बहुत ही पुरानी कहानी चली गई थी। और केंद्र सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री कौन थे, प्रियंजन दास मुंशी के मध्य क्या है 2005 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना थी, मतलब केन और बेतवा को जोड़ा गया था, और कहाँ पे जोड़ा गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात है। तो ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही जीरो है। लिखा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। ओके गाइस, फिर से देखते हैं। 2006 का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है राजघाट नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थापित परियोजना है, और ये परियोजना उत्तर प्रदेश और जो है ललितपुर जिले से 22 किलोमीटर दूर जो है बेतवा नदी पर स्थित है। नहीं आता है, कोई बात नहीं गाइस, छोड़िए। 2006 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो
कौन से बनाए गए? राजघाट बांध बनाए गए गाइस। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चंबल, सोन, मानस। ओके, और यहाँ मुख्य नदियाँ हैं चंबल की, सहायक नदी, मुख्य नदी और सहायक नदियाँ हैं गाइस ये। तो नर्मदा की और क्या है, यमुना। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए सहायक नदी है, उसके आगे मुख्य नदी है, कौन सा सही है ये बताना है कि चंबल जो है नर्मदा की सहायक नदी है, बिल्कुल गलत है। सोन यमुना की सहायक नदी है, बिल्कुल ही गलत है, तो गंगा की है। मानस जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ये सही है दोस्तों, बाकी तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा है कि चंबल नदी जो है महू के निकट जो है जनापाव पहाड़ी से निकलकर इटावा के समीप यमुना में विलीन हो जाती है, यानी कि चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है और सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है, और बाकी जो तीसरा वाला था वो सही था, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो थी मानस थी, बिल्कुल सही। अब इसमें लिखा है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है। ओके, फिर दूसरा इसमें आर लिखा है कि दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी की दिशा में इसकी मंद प्रवणता है। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसका आंसर है डी, यानी कि पहला गलत है और जो दूसरा है मतलब ए गलत है, आर सही है। मतलब ए गलत क्यों है? देखिए इसमें पहले लिखा था कि जो काली नदी है पूर्व की ओर बहती है, नहीं ये पश्चिम की तरफ बहती है। एक चीज़ दक्षिण भारत में तो है, लेकिन ये कहाँ पे बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। चलिए देखिए क्या लिखा है, काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तर कन्नड़ जिले यानी कि कर्नाटका के एक गांव है जिसका नाम है डिग्गी गांव से उद्गमित होती है, चाप का आकार बनाती है, पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। एक चीज़ तो इस नदी की लंबाई है 184 किलोमीटर है। पहला कथन गलत हो गया क्योंकि ये पूर्व की तरफ नहीं बहती है। ठीक है, दूसरे इसमें लिखा है कारबार और क्या है, कैगा इसी नदी के किनारे स्थित है, और इस नदी में क्या है, मैग्नीशियम अयस्क के घुले होने के कारण ये है प्रदूषित है। चलिए तो ये अब हम पढ़ते हैं दक्कन पठार की बात। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आमतौर पर नर्मदा नदी से कुमारी अंतरीप और पश्चिम में अरब सागर से पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य विस्तृत है। क्या? आपका दक्कन का पठार। ठीक है, मतलब इसने कहा ऊपर नर्मदा रिवर से, नीचे आप कुमारी अंतरीप मान लीजिए, पूरा का पूरा दक्षिण भारत। ठीक है, और यहाँ पे पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक, मतलब यहाँ अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, यहाँ तक है पूरा का पूरा दक्कन पठार। ठीक है, तो इस पठार में समुद्र तल की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। अरब सागर तट के समानांतर पश्चिमी घाट पर क्या है, उच्च पर्वतीय विस्तृत, मतलब क्या है, इसने कुछ ऐसा बोला कि क्या ऐसा है, मतलब ये हो गया आपका पश्चिम घाट ऊंचा है, और जो है यहाँ पे मंद ढाल के साथ आप पूर्वी घाट पे पहुँचते हैं। ये सेकंड वाला पॉइंट था आर। ठीक है, जो कि सही था गाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अरब सागर के तट के समानांतर पश्चिमी घाट उच्च पर्वतीय विस्तृत क्षेत्र है और पूर्वी ढाल की प्रवणता क्या है, मंद है, जैसा कि अभी हमने ड्रॉ किया था। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर निकलने वाली जो है सभी बड़ी नदियां क्या है, ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब ये कुछ इस तरह का ढाल है। ठीक है, तो यहाँ से नदियां निकलती हैं और यहाँ पे है आपका बंगाल की खाड़ी, यहाँ है अरब सागर, तो इस तरह से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जो है पुल बनाया जा रहा है? 2006 की बात है गाइस ये। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रश्नकाल के अनुसार भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। अब लिखा है महात्मा गांधी सेतु स्थित है। ओके, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.575 किलोमीटर लंबा जो है निर्मित नदी पुल है, और इसे औपचारिक रूप से 1982 में खोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी कि व्यास, रावी, चिनाब और सतलज। तो ये सतलज हम जानते हैं कहाँ पे है, राकसताल, तिब्बत में। फिर ये आपका हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, आपका सपीला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है, वहाँ से ये एंट्री मारती है। नदी कहाँ? भारत के अंदर। बस यही है गाइस, और कुछ नहीं। लिखा है कि कपिली किसकी सहायक नदी है? ये वह है जिसकी भी सहायक नदी है। कपिली किसकी है गाइस? ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, और ये जो है आपका एक नगर है, क्या नाम है, कामरूप नगर, इसी नदी के तट पर अवस्थित है। अब नदी लिखी है और उसकी सहायक नदी लिखी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए। ओके, तो गाइस
देखिए यहाँ पे क्या है, गंगा की सहायक नदी है सोन। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, उत्तर में जाती है, गंगा में मिल जाती है, हम 500 बार बोल चुके हैं। ठीक है, गोदावरी की कौन सी है? मंजरा है आपकी। कृष्णा की कौन सी है? भीमा। यमुना की कौन सी है? केन है। ठीक है, ये सहायक नदियाँ इनकी। अब लिखा है नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, आइए फिर से देखते हैं। कृष्णा की सहायक नदी अभी हमने देखा भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तिस्ता है जो सिक्किम से आती है, और गोदावरी की है इंद्रावती। गाइस इंद्रावती के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और यमुना की है चंबल। चंबल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, मालवा के पठार में होती हुई ये चंबल में जाके मिल जाती है, उत्खात भूमि। हम आई होप आप लोग को याद होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है, यानी कि नदी और राज्य। तो इंद्रावती लिखा है झारखंड में, गए ये तो एकदम से ठीक है। भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, और घाटप्रभा केरल। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो लूनी राजस्थान सही है, बाकी और सारे गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। लूनी नदी जो है राजस्थान के अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है, और 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात ये कच्छ के रन, यानी कि कच्छ का रन जो कि गुजरात में है, वो दलदलीय क्षेत्र है, वहाँ पे जाके लुप्त हो जाती है, यानी कि सागर से नहीं मिलती है। ठीक है, इसका समुद्र से संपर्क नहीं होता है, देखिए लिखा है। फिर लिखा है कि जो इंद्रावती नदी है वो आपकी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एवं बस्तर जिले में प्रवाहित होती है, और भीमा नदी जो है दक्षिण भारत में की प्रमुख नदी है, और ये नदी जो है आपकी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, जबकि घाटप्रभा नदी जो है आपकी महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य से प्रवाहित होती है। चलिए आगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? लिखा है अलकनंदा, कोसी, चंबल, और क्या है आपका गोदावरी। देखिएगा इस यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्ववर्ती नदियों के समान ही क्या है, पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियां अपने प्रवाह स्थल की संरचना के साथ समायोजित नहीं होती हैं, अर्थात वह स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती है। भारत में चंबल और सोन नदी इसका अच्छा उदाहरण है। अब लिखा है संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो गाइस संकोच नदी जो है आपका असम और वेस्ट बंगाल की सीमा से प्रवाहित होते हुए क्या होता है, आपकी असम और बांग्लादेश की सीमा के पास जाके कहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। यानी कि सीमा किस पे बनाती है? असम और वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल के बीच में बहती हुई आती है। ठीक है, मतलब ऐसा आपको समझिए, भूटान से आती है, भूटान के बाद जो है सीमा पे बहती है। किसकी सीमा पे बहती है? एक साइड है वेस्ट बंगाल है और दूसरी साइड है आपका असम। उसके बाद क्या है, ये असम और बांग्लादेश की सीमा के निकट कहीं पर जाके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है? एटलस साथ लेके बैठा करिए प्लीज़, नहीं तो आप लोग अगर आप नए हैं ना तो गाइस ये जो है ना ज्योग्राफी को इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता। अगर आप एटलस लेके बैठते हैं ना तो इतना आसान है ज्योग्राफी को समझना कि क्या ही बताएं। ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ओके, तो मध्य प्रदेश से निकल के खंबात की खाड़ी में कौन सी है? यहाँ पे है आंसर है इसका गाइस सी माही। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। लिखा है किशन गंगा एक सहायक नदी किसकी है? अभी हमने पढ़ा था गाइस किसकी है। ओके, आप बताइए। तो ये है आपकी झेलम की। अब गाइस यहाँ पे लिखा है, तो गाइस इसमें लिखा है कि मुंबई की मीठी नदी ओके निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो यहाँ पे है पोवई झील, बिहार झील। ठीक है, देखिए इसका आंसर है बी, यानी कि बिहार झील। आगे जाके नहीं गाइस, यहाँ पे है इसका आंसर है बिहार झील से अधि प्रवाह से उद्गमित होते हुए और आगे जाके कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो इसमें लिखा है उद्गम क्षेत्र और नदी। ठीक है, इसमें लिखा है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वेरीनाग, सोता और महाबलेश्वर, छोटा नागपुर का पठार। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं, लिखा है कि तो गाइस यहाँ पे देखिए कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये हम पढ़ चुके हैं कर्नाटका से। झेलम रिवर जो है वेरीनाग से सोता यानी कि झरने से निकलती है, वेरीनाग ये झरना है उससे निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ लिखा है बी, यानी कि दामोदर। 3 नदियाँ भ्रंश घाटी से होती हुई जाती हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। वही लिखा है। कुछ नया नहीं है दोस्तों। चलिए, दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी से झारखंड राज्य के छोटा नागपुर पठार में खमरपाट पहाड़ी से निकलती है। ओके, ये जो है हजारीबाग पठार और राजी पठार के मध्य प्रवाहित होते हुए जो है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। मतलब एक साइड है हजारीबाग का पठार, एक साइड है रांची का पठार, उसके बीच में से निकलती हुई जाती है दामोदर रिवर की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस ये तो खुशी की बात है, यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर खत्म।
तो गाइस यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ आपको सजेस्ट करना है, कुछ भी अच्छा लगे बुरा लगे तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करिएगा। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, कोई बात नहीं, 2-3 वीडियो देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है गाइस UPPCS विद चौहान, #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों अगर आपको सच में वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थोड़े 1-2 वीडियोस देखिएगा, पसंद आए तो जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। अभी हमारा फिलहाल यही चल रहा है, अपवाद तंत्र ही चल रहा है, काफ़ी बड़ा है गाइस, ठीक है। मैं भी इसमें कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये है इतना बड़ा, ठीक है। टाइम लगता है, 47 मिनट की वीडियो बन जाती है एक्सप्लेन करते करते। तो गाइस अभी देखिए इसमें नदियों के किनारे स्थित शहर बचा है इसी पार्ट में, और प्रपात और झीलें बचा है, मतलब अच्छा खासा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।